इसमें हमने डिस्कस किया था इनिशियल और सब्सिक्वेंट। इनिशियल मेजरमेंट में हमने दो चीजें डिस्कस की थी, एक राइट ऑफ यूज एसेट वो किस वैल्यू पर रिकग्नाइज होगा, और नंबर टू लीज लाइबिलिटी किस वैल्यू पर रिकग्नाइज होगी। दूसरा हमने डिस्कशन की थी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की, और उसके अंदर हमने खासतौर पर डिस्कस किया था राइट ऑफ यूज एसेट शैल बी डेप्रिसिएटेड, और उसका रूल पड़ा था कि whether the ownership is transferred to lessee at the end of lease period or not. If the ownership is transferred, the depreciation shall be based on useful life of asset. If the ownership is not transferred to lessee at the end of lease period, then the shorter of the lease period or the यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट उस पर डेप्रिसिएशन होगी। जबकि लीज लाइबिलिटी के अंदर हमने डिस्कस ये किया था कि सब्सिक्वेंटली इट शैल बी इंक्रीज विद द फाइनेंस कॉस्ट एंड डिक्रीज विद द रेंटल्स। ठीक है, जब भी फाइनेंस लीज का क्वेश्चन आता है लीज अकाउंटिंग में, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने कैलकुलेट करनी होती है, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वर्किंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन तो एक अलग चीज है, डिस्क्लोजर की तरफ आऊंगा। स्टेप वन, आपने कैलकुलेट करना होता है प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स, नॉट लीज लाइबिलिटी। मैंने वर्ड यूज किया, मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में भी कि समटाइम आई विल यूज द वर्ड लीज पेमेंट, समटाइम आई विल यूज द वर्ड लीज लाइबिलिटी। ठीक है, तो जितनी भी लीज पेमेंट्स की हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, पेमेंट लीज पेमेंट का मतलब क्या है, फ्रॉम इंसेप्शन नॉट कमेंसमेंट, फ्रॉम इंसेप्शन अप टू कंप्लीशन ऑफ लीज, जितनी भी आप पेमेंट्स कर रहे हो जो रेगुलर है, जो एग्रीमेंट के अंदर है, वो सारी की सारी आपकी लीज पेमेंट का हिस्सा बनेंगी। ठीक है, आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसके दो हिस्से होते हैं, हो सकते हैं मैक्सिमम, तीसरा अभी गारंटीड अनगारंटीड अगले स्टेप पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डाउन पेमेंट, यानी अगर आपने कोई डाउन पेमेंट की है, जिस दिन आप डाउन पेमेंट कर रहे हो ऑब्वियसली या वो इंसेप्शन के डेट इंसेप्शन को होगा या कमेंसमेंट को होगा। ठीक है, जो भी डाउन पेमेंट करेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू शैल बी इक्वल टू डाउन पेमेंट, यानी इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर मैंने 500,000 डाउन पेमेंट की है तो 500,000 ही मेरी प्रेजेंट वैल्यू होगी। लेकिन उसके बाद फिर रेंटल्स आ जाते हैं। ठीक है, रेंटल्स जो हैं वो दो दो हो सकते हैं। सबसे पहले कैन बी एंड ऑफ द ईयर, इसके लिए हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था अगर याद हो, और कैन बी स्टार्ट ऑफ ईयर ऑफ द ईयर। अगर रेंटल एंड ऑफ द ईयर है तो फिर हम फार्मूला क्या है वही पढ़ा था, मैं दोबारा लिख रहा हूं, इफ रेंटल्स आर पेड एट एंड ऑफ ईयर और पीरियड, ये भी लिख लेते हैं पीरियड को, बाई एनुअल भी हो सकता है ना इस वजह से। इसके लिए हमने फार्मूला ये डिस्कस किया था, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई या स्मॉल आर रेज टू पावर। रेज टू पावर के लिए ना मैं ये लगा देता हूं दिस वन। ठीक है, रेज टू पावर माइनस एन होल डिवाइडेड बाय आर स्मॉल आर। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करते हैं नॉर्मली अगर एंड ऑफ द पीरियड हो। लेकिन अगर रेंटल स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो, रेंटल्स आर पेड एट स्टार्ट ऑफ द ईयर और पीरियड, यानी जिस दिन आपने लीज एग्रीमेंट किया उसी दिन से रेंटल शुरू हो गया। तो फिर सिर्फ फॉर्मूले पे थोड़ा सा फर्क लाऊंगा मैं, आर सेम यही रखना है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करनी, आर इंटू, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं यहीं से चेंज कर लेते हैं, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन नहीं करना, माइनस एन प्लस 1 करना है। यानी एक एन जो है ना वो माइनस करना है, एक इंस्टॉलमेंट कम कर देनी है। रीजन क्या है, जो आप पहली इंस्टॉलमेंट पे करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इक्वल होगी उसी अमाउंट के,
इसलिए उसको निकाल दिया, और फिर आपने एंड पे प्लस आर करना है, एक रेंटल ऐड कर देना है। ये बेसिकली स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, ये एंड ऑफ द पीरियड है। जरा दोनों कैलकुलेशंस हम करते हैं एग्जांपल के थ्रू। जरा अपने कैलकुलेटर सामने रखिएगा। ये एग्जांपल 1 में ले रहा हूं। अब मशीन was bought through lease agreement with ABC Leasing Company. Terms of agreement are: lessee shall be required, shall pay rupees 200,000 at end of each year. Lease period 5 years. Rate implicit in the lease 11.75%. ठीक है। Calculate present value of lease payment. ठीक है जी। अब इस एग्जांपल के तहत अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो सिंपल आपको तीन चीजें दी हैं। एक तो रेंटल है, रेंटल 200,000 है, और ये 200,000 आपने हर साल के एंड पे करना है। सेकंड, लीज पीरियड जो है वो 5 इयर्स के लिए है। थर्ड, रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो है वो 11.75% है। ठीक है जी। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि रेंटल्स आर पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, दिस वन। अब पहले तो इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेंटल विच इज पेड इन ईच ईयर, दैट इज 200,000। ठीक है जी। इसको मैं फॉर्मेट में कन्वर्ट, रेंटल जो है वो 200,000, ये आर आ जाएगा। अगर मैं आई की बात करूं यानी स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर जो है रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 11.75% है। इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं 11.75%। और इसके अलावा जो आपका लीज पीरियड है जो एन है दैट इज 5। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में, तो आर जो है वो कैपिटल आर 200,000, 1 माइनस 1 प्लस आर यानी 1.1175 रेज टू पावर -5 माइनस एन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आर 0.1175 दिस वन। अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा क्या आंसर आता है। सो प्लीज कैलकुलेट इट। जी जी, कैलकुलेट किया। सर 725446। दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आई आपकी। 725446 725446। 6। ठीक है जी। दिस वन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ठीक है जी। अब आइएगा, इसी एग्जांपल में थोड़ी सी चेंज करूंगा।
एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। अब यहां पे लिखता हूं लेसी शैल पे 250,000 at the start of each year, not end, at the start of each year, और लीज पीरियड 5 ईयर, और रेट इम्प्लिसिट जो है वो हम स्ट्रेट वे 11% कर देते हैं, डायरेक्ट 11%। ठीक है। अब अगेन मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी निकालनी है। अब मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा, दिस वन। अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर देखें तो वही तीन चीजें पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि व्हाट इज आर। अगर आर देखें तो इस एग्जांपल में कितना है, 250,000। स्मॉल आर अगर देखें 11%, इसको परसेंटेज में लिखने हैं तो 11%। एन जो है डेट ऑब्वियसली चूंकि 5 ईयर की लीज है तो 5 आ जाएगी। अब जिस वक्त इसमें वैल्यूज पुट करता हूं इसके अंदर, तो सेम उसी तरह पुट करते हैं हम 250,000 इंटू 1 माइनस 1.11। अब रेज टू पावर जब आपने करना है तो हमने पढ़ा था -n+1। इसका मतलब n जो है वो 5 है, इसमें से +1 का मतलब है एक माइनस हो रहा है, तो -4 कर देंगे, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट आप ये कह सकते हो 4 इंस्टॉलमेंट एरियर में है। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय 0.11। यहां तक करने के बाद फिर आपने इसमें प्लस करना है आर, यानी 250,000। ये जो -4 की है, इसमें जो एक इंस्टॉलमेंट कम की थी वो एक्चुअली ये इंस्टॉलमेंट है जो मैंने लास्ट में लिखी है। अब इसके मुताबिक कैलकुलेट कीजिएगा क्या वैल्यू आई। सर ये -4 का समझ नहीं आया सर। -4/0.11 ये जो है ये समझ नहीं आया। ये अब फार्मूले में पुट करें ना आप वैल्यू। -n+1 का मतलब है कि n में से एक माइनस करना है। n हमारा 5 है, उसमें से एक माइनस किया तो 4 रह गया। और यहां तक ऑब्वियसली ये पूरी ब्रैकेट क्लोज करके फिर डिवाइड आपने करना 0.11 पे, जिस तरह पहले किया था। यस सर, समझ आ गया। ठीक है। वो असल में लिखने का जरा एक्सेल है ना, तो लिखा उस तरीके से नहीं जा रहा। Sir, 335325. 335 तो आ नहीं सकता 335325. जी। सर 1025 611। 611, ठीक है जी। ये मैंने कैलकुलेट भी किया है, मैंने और तरीके से कैलकुलेट किया है, लेकिन आंसर वही आ रहा है 1025 611, दिस वन। ये ठीक है जी। ये मैंने दो एग्जांपल ली। ये पहला स्टेप होता है। सबसे पहले आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। ये जो मैंने आपके सामने स्टेप नंबर 1 लिखा था, दिस वन। अब स्टेप 2 में आते हैं। ये हर क्वेश्चन में आपको करना है। स्टेप 2, स्टेप 2 में आप कैलकुलेट करोगे या प्रिपेयर करोगे, कैलकुलेट में लिखो प्रिपेयर, इसको कहते हैं स्केड्यूल। ये स्केड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे डेट या ईयर, जो भी हमें गिवन होगा। यहां पे हम लिखेंगे लीज लाइबिलिटी का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। लीज लाइबिलिटी का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हम यहां लाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट।
क्योंकि हमने जो पढ़ा था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसको माइंड में रखिएगा। हमने पहली चीज ये पढ़ी थी कि इट्स लीज लाइबिलिटी शेल बी increased with the finance cost and shall be decreased by rental payments। और ऑटोमेटिकली इसको प्लस माइनस करने के बाद मेरा लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, विच इज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये अब आपके सामने आ गया। यहाँ पर मैं जो डेट लिखा है तो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ डेट या स्लैश ईयर, डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब इस स्केड्यूल को हम दोनों एग्जांपल से बनाते हैं। जरा पहले आइएगा एग्जांपल 1। इनिशियली लेकिन जिस वक्त आपने एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट के मुताबिक एग्जांपल दोबारा देखिएगा, 200,000 आपने पे करना है। एंड ऑफ द ईयर लीज पीरियड 5 इयर्स है, रेट इम्प्लिसिट 11.75 है। हमने जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो ये 725,446 है। मैं लाइबिलिटी को इससे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर 1, पहले साल स्टार्ट। जब पहला साल स्टार्ट होगा उस वक्त हमारी जो लीज लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू 725, इसको मैं लिंक ही कर देता हूं, 725,446। ठीक है जी। अब इसमें फाइनेंस कॉस्ट हमने लगानी है और मैं यहां फाइनेंस कॉस्ट लिखता हूं 11.75%। फाइनेंस कॉस्ट ये लीजिए 11.75%। अब जरा सारी कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं तो एक्सेल पे कर रहा हूं तो मेरे लिए तो आसानी से होती जाएगी, लेकिन आपने समझना है। फाइनेंस कॉस्ट 11.75% किस अमाउंट का लो, जो हमारी लीज लाइबिलिटी है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड हमें ये स्पेसिफाई करता है कि द फाइनेंस कॉस्ट शैल बी कैलकुलेटेड at the on the liability balance at the start of the period। ठीक है, तो लिहाजा मैं इस अमाउंट का 11.75% लेता हूं, तो ये फाइनेंस कॉस्ट आ गई और ये मैंने ऐड करनी है। और जितनी रेंटल पेमेंट कर रहा हूं वो लेस होगी। और पहली एग्जांपल में देखिएगा कि हमारी रेंटल पेमेंट कितनी है, 200,000। ये 200,000 हम माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी लीज लाइबिलिटी का बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। यानी इसमें लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस में मैं इसको प्लस करूंगा और इसे माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यानी पहले साल के एंड पे मेरी जो लीज लाइबिलिटी है वो 610,686 हो गई। इसी तरह हम इसको 5 इयर्स तक लेके जाएंगे। ईयर 2 के स्टार्ट में जो लाइबिलिटी है वो यकीनन 610,686 है। वही जो क्लोजिंग बैलेंस था पिछले साल का वही ओपनिंग हो गया। अब इस साल जब मैंने फाइनेंस कॉस्ट निकालनी है 11.75% ही रहेगी, लेकिन ये 11.75% अब मैं निकालूंगा 610,686 का। जो लाइबिलिटी का बैलेंस होगा उस पर निकालूंगा। आप देखते जाओ कि फाइनेंस कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो रेंटल पेमेंट में उतनी ही कर रहा हूँ 200,000, तो ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकल आया, यानी 610,686 प्लस 71756 माइनस 200,000। तो ये लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ईयर 3 में आएंगे, इसी तरह जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था सेम उसी तरह हम ओपनिंग बैलेंस में ले आते हैं 482,441। अब इसकी फाइनेंस कॉस्ट 11.75% हम कैलकुलेट करेंगे 482,441 पर। और जितनी रेंटल पेमेंट आप कर रहे हो वो माइनस हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आप देखते जाओ हर साल के एंड पे लीज लाइबिलिटी कम होती जाएगी और 5th ईयर के एंड पे ये जीरो होनी चाहिए। अभी आपने जो कैलकुलेशन की है वो यहां से चेक भी हो जाएगी कि वो ठीक है या नहीं। तो ये 393 339,125। अब इसकी फाइनेंस कॉस्ट ली आपने तो 39,845,848, रेंटल पेमेंट 200,000 और लीज लाइबिलिटी 178,976। अब आखिरी साल में आइएगा। हाँ, आखिरी साल में जब हम कैलकुलेट करेंगे समटाइम 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, वो हम एंड पे एडजस्टमेंट करेंगे। 178,976 अगर मैं इसकी फाइनेंस कॉस्ट निकालूं तो 21,030
और इसको माइनस करूं तो ये जो बैलेंस आ रहा है मेरे पास दैट इज 6 रुपीज। अब देखो ये 6 रुपीज आ रहा है, ये बेसिकली राउंडिंग की वजह से है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये 6 रुपीज को खत्म करना है। 6 रुपीज को खत्म करने के लिए मैं फाइनेंस कॉस्ट अब 11.75 कैलकुलेट करने की बजाय बैलेंसिंग फिगर यूज करूंगा, यानी इसमें से 6 रुपीज चूंकि प्लस में आ रहा है तो मैं बढ़ा दूंगा, माइनस करूंगा इसमें 21034, सॉरी 21024 माइनस करना था ना, मैंने प्लस कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, ठीक है। तो ये आपने एडजस्टमेंट करनी होती है आखिरी इंस्टॉलमेंट में। ये जो 1 2 3 4 5 6 रुपीज का फर्क आएगा ये इममटीरियल है, तो लिहाजा इसको फाइनेंस कॉस्ट में हम एडजस्ट कर देते हैं। ये हमारा अब लीज कैजुअल बन गया। ये लीज कैजुअल कब बनेगा, जब आपका एंड ऑफ द पीरियड होगा, यानी ये सारी कैलकुलेशन मैंने की है व्हेन रेंटल्स आर पेएबल एट एंड ऑफ पीरियड, ये तब कैलकुलेशन हो, ठीक है जी। अब बताओ इसमें से कोई क्वेश्चन है इतने हिस्से से तो पूछिए, अदरवाइज मैं दूसरे स्केड्यूल में आऊंगा एग्जांपल 2 के। ओके है ये? यस सर। ठीक है, अब एग्जांपल 2 में आएंगे। सेम इसी तरह एग्जांपल 2 में फर्क सिर्फ इतना सा है कि रेंटल स्टार्ट ऑफ द ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं, यही कॉपी कर लेते हैं यहां से। एग्जांपल 2 को देखिएगा। एग्जांपल 2 में फर्क हमने ये किया था, एक तो रेंटल 250,000 था स्टार्ट ऑफ द पीरियड, यानी जिस दिन एग्रीमेंट कर रहा हूं उस वक्त मैंने पेमेंट करनी है, और फिर हर साल स्टार्ट ऑफ द पीरियड। लीज पीरियड वही सेम 5 इयर्स, और लीज रेंट जो है इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट इन द लीज जो है RIL जो है वो 11% है। जब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो 1025611 आ गई, और यहीं से मैंने स्टार्ट करनी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क ये है कि आपने ईयर 1 से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ ईयर 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पहली पेमेंट आप उसी दिन कर रहे हो जिस दिन लीज एग्रीमेंट हो रहा है। जिस दिन लीज एग्रीमेंट होता है अगर उसी दिन पेमेंट हो रही है, वो टाइम पीरियड जो है उसको ईयर 0 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस में ये शो करूंगा 1025611, और इस पे कोई फाइनेंस कॉस्ट अभी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आज ही लीज लाइबिलिटी, आज की लाइबिलिटी आज ही पे कर रहा हूं, तो वो रेंटल सीधा पे कर देना है 250,000। तो मेरी लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, बस इसमें ऊपर वाले में ये फर्क आपको नजर आएगा, ये डिफरेंस। आगे सेम प्रोसेस चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो सारी सब्सिक्वेंट हैं, एक साल के बाद, ठीक है। तो यानी पे तो अब आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर करनी है, लेकिन आज से एक साल के बाद पे करनी है। तो अब ईयर 1 में आएंगे उसी तरीके से। ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस जो लाइबिलिटी का है वो मैं ये लूंगा 775611। अब मैं फाइनेंस कॉस्ट निकालूंगा, लेकिन अब 11.75% नहीं है, 11% है। इस अमाउंट का 11% लिया, 85317 जितना रेंटल पे किया है माइनस किया, तो ऑटोमेटिकली लीज लाइबिलिटी का मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 610928। इसी तरह मैं इसको मूव करता जाऊंगा ईयर 2 में। अब ओपनिंग बैलेंस जो है वो मेरा 610928 आया। अब फाइनेंस कॉस्ट जब निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा 11%, ये 11% कैलकुलेट होगी 610928 पे। सेम रेंटल माइनस किया तो लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 428130। ईयर 3 इसका ओपनिंग बैलेंस देखिए तो 428130, फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट की 47094, रेंटल पे किया 250,000, और लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 225225। ठीक है जी। इससे आगे मूव करेंगे नेक्स्ट में। ओके जी। उसके बाद ईयर 4, यही ओपनिंग बैलेंस लिया 225225,
फाइनेंस कॉस्ट निकाली आपने, रेंटल लिया और ऑटोमेटिकली आपने लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो ये -1 आ गया, सिर्फ -1। ठीक है, अब ये 4 ईयर पे जाएगा क्योंकि 5 साल का एग्रीमेंट है, चूंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो ईयर 4 आ जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये 5 इंस्टॉलमेंट मेरी पूरी हो गई। और यहां पर अगर आप देखें तो ये 1 माइनस आ रहा है, 1 माइनस आ रहा है तो 1 रुपी फाइनेंस कॉस्ट में मैं ऐड कर दूंगा मैनुअली, तो ये 5, ये 0 आ गया। ठीक है, 24775 मैंने लिखा फाइनेंस कॉस्ट, तो ये खुद बहुत 0 कर गया। सिर्फ ये दोनों में डिफरेंस है अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है। ठीक है, अब जो मैं बात बताने लगा हूं वो बड़ी अहम है, उसको भी ज़हन में रखिएगा। अगर आप कोई भी लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि या वो साल के शुरू में हो, अकाउंटिंग ईयर के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में हो या अकाउंटिंग ईयर के एंड पे हो, वो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर भी आ सकता है। अगर ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग ईयर आ जाए उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। इस स्केड्यूल के मुताबिक, स्केड्यूल में 2 ही कॉन्सेप्ट है और वो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं कि स्टार्ट और एंड। यहां जो स्टार्ट और एंड का वर्ड मैंने यूज किया है, ये रेंटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर और रेंटल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये बेसिकली एंड ऑफ द पीरियड या स्टार्ट ऑफ पीरियड या लीज पीरियड की बात हो रही है। लीज रेंटल्स आर पेएबल एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। और ये याद रखना है कि यहां जो पीरियड की बात हो रही है या ईयर की बात हो रही है, दिस इज लीज पीरियड, नॉट अकाउंटिंग पीरियड। दोनों में, यानी अकाउंटिंग पीरियड नहीं देखना कि अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे पेमेंट हो रही है या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे पेमेंट हो रही है। आपने देखना जिस दिन लीज एग्रीमेंट हुआ है क्या उसके स्टार्ट में पेमेंट हो रही है या उस लीज एग्रीमेंट के एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रही है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, उसके मुताबिक आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। सर अगर साल में 2 दफा पेमेंट्स होंगी तो फिर एन की वैल्यू क्या होगी सर? ठीक है जी, मैं अभी एक एग्जांपल और लेता हूं, इसी को हम जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको 6 मंथ इंस्टॉलमेंट पे ले जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। ये मैं स्टार्ट ऑफ द ईयर पीरियड ले रहा हूं क्योंकि देखिए 6 मंथली भी हो तो या स्टार्ट होगी या एंड ऑफ होगी, ईयर का वर्ड हम चेंज कर देंगे। ठीक है, मैं ये ले रहा हूं लीज लेसी शैल पे 150,000 at the start of each 6 months, यानी हर 6 महीने के स्टार्ट पर उसने पेमेंट करनी है। ठीक है, लीज पीरियड हम इसको 3 इयर्स पे ले जाते हैं इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स और रेट इम्प्लिसिट 10% कर देते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन करना हो ताकि हम बार बार कैलकुलेट करें और उसको सीखें। ठीक है, अब ये एग्जांपल 3 में देखें कि हमने चेंज सिर्फ इतनी की है कि हमने इंस्टॉलमेंट बाय एनुअल कन्वर्ट कर दी। अब देखिएगा हम कैसे लेते हैं दिस वन, इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा चूंकि अगेन कॉन्सेप्ट देखना है स्टार्ट ऑफ द पीरियड है या एंड ऑफ द पीरियड। मैंने अभी आपसे क्या बात की कि आपने लीज एग्रीमेंट देखना है, जिस दिन लीज एग्रीमेंट हुआ है उस दिन वो कह रहा है जी स्टार्ट ऑफ द ईच 6 मंथ पे करना है। इसका मतलब जिस दिन एग्रीमेंट कर रहा हूं उसी दिन पे करूंगा, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ आर जो है ऑब्वियसली वो 150,000 है रेंटल, और यहाँ पर आर जो लेना है आपने वो 10% नहीं लेना क्योंकि ये जो 10% रेट है ये साल का रेट है। अगर मैं ये कहूं आपसे कि 10% साल का रेट है तो बताइए 6 मंथ का रेट क्या होगा? टेल मी। 5%। 5%, 5% सर। यानी आपने रेट को जो है वो हाफ कर देना है। ठीक है, और जो एन है, एन डज नॉट मीन नंबर ऑफ इयर्स, एन मीन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब अगर 3 इयर्स पीरियड है और हर 6 मंथ के बाद आप पेमेंट कर रहे हो, टेल मी कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी? 3 इयर्स में कितनी इंस्टॉलमेंट पे करोगे आप? 6 1.5। इंस्टॉलमेंट, राइट? 6 installment.
अगर गौर से देखो तो यहां हमने क्या किया था, r को डिवाइड कर दिया था बाय 2 और n को हमने मल्टीप्लाई किया बाय 2, बस ये फर्क आया। ठीक है, अब अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो अब उसी तरीके आगे कोई कैलकुलेशन में फर्क नहीं है। 150,000 इंटू 1, अब r जो है 1.05 लेना आपने, 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर माइनस n प्लस 1। अब देखें n हमारा डिसाइड हुआ था 6 है, तो मैं -5 लिखूंगा क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड, और एंड ऑफ द पीरियड होता तो पूरा 6 लिखता। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 0.05, इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद फिर हमने इसमें प्लस करना है r, यानी 150,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका लीज पेमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें आप लोग, मैं अपने तरीके से कैलकुलेट करता हूं। जी, कैलकुलेट करें, यही आ रही है अमाउंट 799,422। यस सर। ठीक है, ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। अब उसके बाद कैजुअल की बात आती है तो सेम उसी तरह बनाना है, सिर्फ ईयर नहीं लिखूंगा, हाफ ईयर लिखूंगा ना। तो कोई भी डेट लेके भी कर सकते हो, हाफ ईयर के बाद भी कर सकते हो, यानी ईयर 10 तो उसी तरह करना आपने। उसके बाद ईयर की बजाय आप उसको कर दो 6 मंथ, अब कर लो बाई एनुअल कर दो, बाई एनुअल 0, बाई एनुअल 1, बाई एनुअल 2, बाई एनुअल 3, 4, 5। तो जो 6 महीने हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इस स्केड्यूल में कोई फर्क नहीं आना, सेम उसी तरीके से होगा। मैं अब ये जरा स्पीड अप तरीके से इसका स्केड्यूल बना देता हूँ आपको। वैल्यूज चेंज करनी है, स्केड्यूल बन जाएगा, बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें हम ईयर की बजाय बाय एनुअल, बाय एनुअल 1, और ये 6 तक जाना है मैंने, 6 हमारे बनते हैं एन। ये लीजिए, ये 6 आ गए। ठीक है, अब जो रेंटल हम पे कर रहे हैं वो 150,000 है। पहले तो लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं 799,422। ठीक है, अब ये देखिए एंड तक अगर ले जाऊं इसको, और फाइनेंस कॉस्ट में चेंज कर रहा हूं, फाइनेंस कॉस्ट इज 10%, लेकिन कैलकुलेशन चूंकि 5% पे करनी है मैं 5 लिखूंगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 5% पे आ गई, इसको यहां तक ले गए 5%। यहां से रेंटल जो है वो आपने 150 कर दिया, वही सिर्फ मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो ये 5 आएंगे ना, चूंकि वो है, सॉरी ये मैंने 6 तक गलती से ले गया, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। ये 1 आ रहा है, एंड पे इस 1 को खत्म करने के लिए हम इसमें 7144 कर देंगे, तो ये 7142 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक कम कर दें। सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन होनी है, सिर्फ एन जब हाफ ईयर होगा तो आपने इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, राइट। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब जो है ना, चूंकि फ्राइडे है, मैं इस क्लास को रोकूंगा और मैं अटेंडेंस लगा लूं, अभी आपने जाना नहीं है, इसको स्टॉप कर